नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी दिलचस्प चर्चा करेंगे जो सीधे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जिन शहरों, मोहल्लों या गलियों के नाम हम रोज लेते हैं, उनके अंदर इतिहास का कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आज हम उन्हीं रोजमर्रा के नामों की गहराइयों में उतरेंगे और डिकोड करेंगे कि आखिर भारतीय शहरों के इन नामों के पीछे का असली राज क्या है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए, एक छोटा सा सवाल। कानपुर, मुरादाबाद और दरियागंज, इन तीनों जगहों में आखिर ऐसा कौन सा अदृश्य ऐतिहासिक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है? पहली नज़र में देखा जाए तो ये बस देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आम शहर या इलाके लगते हैं। लेकिन अगर भाषा और इतिहास के चश्मे से देखा जाए ना, तो इनकी बनावट में एक ऐसा रहस्य है जो सीधे हमारे बीते हुए कल से जुड़ता है। जरा इन नामों की बनावट पर गौर करते हैं। पहली लिस्ट पर नजर डालते हैं। कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर और रायपुर। इन सभी में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है आखिर में लगा हुआ शब्द पुर। अब दूसरी लिस्ट देखते हैं। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद और फिरोजाबाद। यहाँ सभी के आखिर में बाद या आबाद जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि हम रोज लाखों बार इन नामों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, पर शायद ही कभी ये ख्याल आता है कि आखिर ये पुर और आबाद आए कहाँ से। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इस पुर की प्राचीन जड़ों से, और इसके लिए हमें समय के पहिए को करीब 3,500 साल पीछे घुमाना होगा। सबसे अहम बात जो यहाँ समझनी है वो ये कि पुर कोई आम या मामूली शब्द नहीं है। असल में ये एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत शब्द है। शुरुआत में इसका अर्थ होता था एक किला या फिर एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से किले बंद हो और सुरक्षित हो। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जब भी किसी जगह के नाम के आगे पुर लगाया जाता था तो उसका मतलब ही यही था कि वो एक मजबूत, सुरक्षित और अच्छी तरह बसा हुआ नगर है। खैर, इस शब्द का ये 3,500 साल लंबा सफर सच में बड़ा हैरतअंगेज रहा है। इसका सबसे पहला जिक्र तो सीधे ऋग्वेद में ही मिलता है, जिसे करीब 1500 ईसा पूर्व का यानी भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद में पुर का इस्तेमाल उन्हीं जगहों के लिए होता था जो शहर या किले थे। फिर थोड़ा आगे आते हैं महाभारत काल में। महाभारत में हस्तिनापुर का नाम तो सबने सुना ही होगा। वहां भी इसी पुर का जलवा था। और हैरानी की बात यह है कि ये परंपरा मध्यकाल तक चलती रही, जहां जयपुर और कानपुर जैसे शहरों ने जन्म लिया। ये एक ऐसी भाषाई विरासत है जो हजारों सालों से लगातार बहती चली आ रही है। मध्यकालीन भारत में होता ये था कि जब भी किसी राजा को एक नया शहर बसाना होता था तो वो अपनी पहचान को सदियों तक अमर करने के लिए अपने नाम के आगे चुपचाप पुर लगा देते थे। अब राजस्थान में राजा जयसिंह को ही देख लीजिए। उन्होंने एक शहर बसाया और नाम रख दिया जयपुर। ठीक वैसे ही सचिंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर की स्थापना की। कहा जाता है कि राजा हिंदू सिंह खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे और बस वहीं से कान्हापुर होते हुए ये नाम आगे चलकर कानपुर बन गया। तो ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि राजाओं के अपने पूर्वजों और जड़ों से जुड़े होने के जीते जागते प्रमाण थे। अब समय का पहिया थोड़ा और घूमता है। आता है मध्यकालीन दौर, और शहर बसाने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस दौर में एंट्री होती है आबाद की, जिसके पीछे एक गहरा फारसी प्रभाव छुपा हुआ था। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस आबाद शब्द को समझने के लिए हमें इसके अंदर छिपे मूल शब्द पर जाना होगा, जो है आब। ये दरअसल एक फारसी शब्द है जिसका बहुत ही सीधा सा मतलब होता है पानी। तो ये आबाद अचानक हवा से नहीं टपका, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन प्रकृति के सबसे जरूरी तत्व से है। पुर के बाद नामों की इस दुनिया में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसका असर आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद और बांग्लादेश के जलालाबाद तक में साफ देखा जा सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा जबरदस्त था। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला कदम, कोई ऐसी जगह ढूंढना जहां पानी यानी आब मौजूद हो। दूसरा कदम, भाई अगर पानी है तो वहां फसल भी उगाई जा सकेगी, खेती आसानी से होगी। और तीसरा कदम, जहां खेती हो सकती है वो जगह इंसानों के बसने और जिंदगी बिताने के लायक बन ही जाती है। तो इसी बसने लायक हरी भरी और फलती फूलती जगह को आबाद कहा गया। मतलब आबाद वही है जहां जीवन पूरी तरह से खिला हुआ हो। अगर हम थोड़ा ध्यान से आबाद वाले शहरों के नक्शे को देखें तो एक चीज साफ नजर आएगी। ये ज्यादातर किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। जैसे मुरादाबाद शहर को ही ले लीजिए, ये रामगंगा नदी के ठीक किनारे स्थित है। और इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वो तो पवित्र गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ है।
इन जगहों पर पानी की मौजूदगी ने ही दरअसल इन्हें आबाद होने का मौका दिया। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर यानी कंपैरिजन देखने को मिलता है। एक तरफ हिंदू राजा थे, जैसे कानपुर बसाने वाले हिंदू सिंह, जो अपनी वंशावली और अपने पूर्वजों के सम्मान में शहरों के नाम के पीछे पुर लगाते थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल काल के बादशाहों ने इस आबाद शब्द का इस्तेमाल थोड़े अलग मकसद से किया। वो इसका इस्तेमाल अपने नाम को अमर करने और पूरे इलाके को एक नई और शाही पहचान देने के लिए करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला, जिसे फिरोज शाह के नाम पर बसाया गया, एक ऐसी शाही मोहर जो आने वाली सदियों तक के लिए पक्की हो गई। चलिए अब आते हैं आज के उस बोनस हिस्से पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये कहानी सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अंदर बसे हल्ला गुल्ला करते मोहल्लों की भी है। बात करते हैं गंज की और उसके हैरत अंगेज सफर की। आमतौर पर जब भी हम गंज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आकार बनता है? कोई भीड़ भाड़ वाला, आवाजों से भरा हुआ इलाका ना। लेकिन रुकिए, इंडो ईरानियन भाषाओं के परिवार में और खास तौर पर मीडियन भाषा में गंज का मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां खजाना रखा जाता हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, खजाना। और तो और कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि संस्कृत भाषा में एक शब्द है गज, और इस गंज का उस गज से भी बहुत गहरा रिश्ता है। भाषा समय के साथ कैसे अपने रंग बदलती है, ये उसका एक बेहद शानदार उदाहरण है। जो शब्द शुरुआत में एक बिल्कुल शांत, एकांत और सुरक्षित खजाने की जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो वक्त के थपेड़ों के साथ धीरे धीरे मंडियों, बाजारों और ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल होने लगा जहां दिन रात जोर का शोर शराबा होता हो। एक बंद चुपचाप खजाने के तहखाने से लेकर शोर मचाते बाजार तक का ये सफर भाषा के विकास की सच में एक अनोखी कहानी है। और इस कहानी के किस्से आज भी हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं। आज के समय में हम इन्हें कहाँ देखते हैं? लखनऊ का वो मशहूर हजरतगंज, जहाँ शाम बिताना हर किसी को पसंद है। दिल्ली का दरियागंज, जो शुरू में यमुना नदी यानी एक दरिया के ठीक किनारे लगने वाला बाजार था, इसलिए इसका नाम ही दरियागंज पड़ गया। ऐसे ही मलकागंज देख लीजिए, या फिर दिल्ली के सदर बाजार में छिपा डिप्टीगंज, जहां आज भी बर्तनों का एक बहुत बड़ा और शोर से भरा बाजार लगता है। ये सभी नाम उसी शांत खजाने से लेकर भीड़ भरे बाजार तक के उसी रोचक सफर की कहानी सुना रहे हैं। इन सारी बातों पर गौर करने के बाद इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी हिस्सा एक छोटे से विचार में समाया जा सकता है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो हम आखिर खुद को कैसे पहचानेंगे? ये सच में सिर्फ एक कथन नहीं है, एक आईना है। हमारे घरों के पते, हमारे इन शहरों के नाम सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने या रास्ता ढूंढने के काम नहीं आते। वो हमारी संस्कृति, हमारी पुरानी भाषाओं और हमारे पुरखों की बीती हुई कहानियों के चलते फिरते, जीते जागते सबूत हैं। तो अंत में एक सवाल बनता है जो शायद काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हम सच में सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से बने आधुनिक शहरों में रह रहे हैं, या फिर हम भाषा और इतिहास के उन जिंदा म्यूजियम्स के अंदर सांस ले रहे हैं जिनकी दीवारें हजारों साल पुरानी हैं? अगली बार जब भी किसी बस या ट्रेन की टिकट पर पुर, आबाद या गंज लिखा हुआ दिखे, तो एक पल ठहरकर ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि 3500 साल का इतिहास ठीक वहाँ हमारे आसपास ही सांस ले रहा है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।